तो भारतीय बाजार एक बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहे हैं, नए रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड करते हुए मार्केट्स और अभी भी फर्मली मार्केट्स में स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार है। आगे बातचीत कर लेते हैं पहले बाजार के ऊपर। हमारे साथ ओशो कृष्ण एंजल वन से मौजूद भी हैं। ओशो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे क्यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि नए ऑल टाइम हाइस पे हम कामकाज कर रहे हैं। 25,100 के आसपास आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, निफ्टी को? आज निफ्टी बैंक नहीं बोलूंगा, निफ्टी आईटी को रादर, वहां क्या करना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, निफ्टी वापस से अपने लाइफ टाइम हाई को क्लेम करते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। एंड इस बार भी अगर हम देखें, निफ्टी पिछले 2 दिनों से नियर अबाउट 25,000 पे थोड़ा हेजिटेंट मूव कर रहा था, बट एक्सपेक्टेड था कि शॉर्ट कवरिंग हमें एक्सपायरी के आसपास देखने को मिलेगी। एंड 25,000 पे काफी क्रूशियल पुट एंड कॉल दोनों ही के तरफ काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई थी। बट आज हमने जैसा देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। एंड यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है निफ्टी पर। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि कंटिन्यूएशन रहे यहाँ से अप ट्रेंड के लिए। अभी भी जैसा आपने बोला कि आईटी इंडेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। मिड कैप आईटीज एंड लार्ज कैप कंपनीज दोनों में ही काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, जो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को काफी स्ट्रांगली पुश कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि अंडरटोन बुलिश के साथ ही हमारे मार्केट में आगे भी अप्रोच रहेगा। निफ्टी के लिए अगर हम इमीडिएट देखते हैं, तो 25,200 से 250 पहला टारगेट बन के आ रहा है शॉर्ट टर्म पे। बिल्कुल आज या कल के दायरे में 25,200 250 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। एंड इतना स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग के बाद जो नई पोजीशंस बिल्डअप हो रहे हैं, वो 200 एंड 300 के कॉल ऑप्शंस में हो रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की रैली निफ्टी में और देखने को मिले। एंड वहीं 25,000 के मार्क पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो कोई भी डिप आता है 25,000 के आसपास, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए निफ्टी के लिए। ओके, तो ओशो इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं, दोनों ही लॉन्ग हैं। बाजार काफी बुलिश लग रहा है, तो सारे ही कॉल्स बुलिश फ्रंट पे ही निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक है जिसमें मेरा बुलिश व्यू है, वो फाइनेंशियल स्पेस से है। फाइनेंशियल स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड इसमें अगर हम एल एन टी फाइनेंस की बात करें, तो एल एन टी फाइनेंस में 200 डे एसएमए से काफी अच्छा रिसर्जेंस देखने को मिला है। अभी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें टेक्निकल फ्रंट पे, तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। अभी देखें तो हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे घसका है, बट ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। एल फाइनेंस को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 182 के टारगेट्स हमें पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। एंड वहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से 166 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। सेकेंड ओके, काउंटर है इंश्योरेंस स्पेस से। इंश्योरेंस स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। पिछले 4 दिनों से काफी अच्छा ब्रेकआउट एंड फ्रेश लाइफ टाइम हाइज देखने को मिल रहा है सारे काउंटर्स पे। तो अभी रडार रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स पे। ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास सर्ज कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स को बाई करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। 790 के टारगेट्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। एंड वही एडवाइस रहेगा कि 715 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ओके, तो इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, वैसे भी डी हाई के आसपास ही ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट एक अच्छी बज़ पूरे इंश्योरेंस स्पेस में बनी भी हुई है। और एल फाइनेंस होल्डिंग दूसरा नाम है जहां पर भी आप दाव लगा सकते हैं। एक बारी मिड कैप गेनर लूजर्स के ऊपर और नजर डाल लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आज मिड कैप इंडेक्स तो फ्लैट हो चुका है, हायर लेवल से ईज ऑफ हुआ, फिर वापस पुल बैक और उसके बाद फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है। लेकिन आज पूरा ट्रैक्शन जो है वो है आईटी में। पहले आईटी के नाम LTIM, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, करीब करीब 2.5 से लेके 8% की तेज़ी यहाँ पर है। एंड लाइकवाइज LTTS, कोफोर्ज, ओरेकल, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब नाम भी 3 से लेके 4% की तेज़ी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप आईटी में भी बढ़िया खरीदारी है। फार्मा में थिमिस मेडिकेयर, एलम्बिक, टोरेंट फार्मा, नारायण हृदयालय करीब 2 से लेके 1.5 से लेके 2% के आसपास तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में भी आपको पूरा आईटी दिखाई पड़ेगा। LTTS, कोफोर्ज यहाँ पर खरीदारी, APL अपोलो, मेट्रो ब्रांच, यहाँ पर भी 1.5 से 2% तक का मूव देखने को मिल रहा है। प्रेशर है आज टाटा एलेक्सी में, कल की शानदार तेज़ी, इसलिए आज 6% नीचे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट 2 दिन से लगातार चल रहा था, थोड़ा हल्का हुआ है। AB फैशन 2.5% नीचे, नायका करीब 3.5% नीचे और पतंजलि 2-2.5% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओशो, कोई भी आईटी में से नाम जो आप पिक कर पा रहे हो? आईटी में देखिए आज तो काफी स्ट्रांग मूवमेंट आ चुका है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि कंटिन्यूएशन रह सकता है यहाँ पर।
बट फ्रेश अगर ब्रेकआउट देखते हैं तो विप्रो में काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है विप्रो पे डेली चार्ट पे। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि विप्रो में काफी अच्छी तेजी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब का फॉर्मेशन है, तो नियरली 40 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट करंट लेवल से एक्सपेक्टेड रहेगा। तो एक्सपेक्टेड है 570 75 के टारगेट्स हमें विप्रो में पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है एंड यहाँ से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो आने वाले दिनों में 570 से 75 के टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो विप्रो पे आप नज़र रखेंगे, लेकिन अब कुछ और खास मेहमानों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। कार रेंटल सर्विस देने वाली कंपनी इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ आज से खुल रहा है। इस पब्लिक ऑफर में कारोबार और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी राजेश लुम्बा सर मौजूद हैं। ये तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आज से खुलेगा, 30 अगस्त को बंद होगा। 318 से 334 रुपये प्राइस बैंड, इशू साइज 600 करोड़ रुपए के आसपास। राजेश सर हमारे साथ आज खुद स्टूडियो में आए हैं। तो राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और शुभकामनाएं पहले तो इस आईपीओ के लिए। 600 करोड़ रुपए का फंड रेज है, पूरी तरह से ओएफएस है, इसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर इसमें एग्जिट नहीं कर रहा। दो तीन चीज़ें मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। पहले कंपनी का कामकाज किस तरह का है, दो प्रोमिनेंट सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है, उन सेगमेंट्स के बारे में बताइए, और गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेंशन प्लान्स आप ईयर मार्क करके चल रहे हो। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू बुलाने के लिए, यहाँ पे निमंत्रण के लिए। इट्स एन ऑनर। अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूँ कंपनी की। तो ये कंपनी हमारे फादर ने शुरू करी थी। कंपनी तो नहीं, ये बिज़नेस का जो सीड है उन्होंने बोया था 1973 में। वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे और 62 की वॉर के बाद एक इमरजेंसी कमीशन हुई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर थी, उसमें उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। तो निकलने के बाद उनके पास पूंजी भी नहीं थी और जॉब भी नहीं था, तो उन्हें दोस्त की गाड़ी लेके बोरो करके और ये शुरू किया था ये काम। और 2 साल लगे उन्हें अपनी पहली गाड़ी लेने के लिए। और जब ये अपना नाम रखा इस सर्विस का, तो उन्होंने इको इसलिए रखा कि वो खुद एक इको थे, मतलब इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर थे, और वहीं से ये नाम आता है इको का। अच्छा, तो अब क्योंकि आपने विद इन डिकेड्स, मल्टीपल डिकेड्स में एक्सपैंड किया है और अब आप लोग आईपीओ लेकर आ रहे हो इतने सालों बाद। अभी का सिचुएशन किस तरह का है कंपनी के कारोबार को लेकर, और जो दो बिजनेस है प्रोमिनेंट, उसमें एक कॉर्पोरेट साइड आता है आपके लिए, एक इवेंट वाला पार्ट भी आता है। इनके बारे में अगर आप डिटेल बताओ तो बिज़नेस गाड़ी के साथ ड्राइवर देने का बिज़नेस है, एक सर्विस देने का बिज़नेस है। इसके 2 फ्लेवर हैं। एक है शॉफर्ड कार रेंटल, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर एक सर्विस जैसे कि आप भी यूज़ करते होंगे जब आप ट्रैवल करते हैं कि एयरपोर्ट जाना है या दिन के लिए, पूरे दिन के लिए गाड़ी चाहिए, या बाहर ट्रैवल करना है, किसी आउट स्टेशन ट्रिप पे जाना है, उसके लिए वो गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। और आपके ओकेजन के हिसाब से आप अलग अलग गाड़ी लेंगे। कभी आप एक सेडान ले लेंगे, कभी आप एक प्रीमियम गाड़ी जैसे एक क्रिस्टा है वो ले लेंगे, कभी आप लग्जरी गाड़ी है वो ले लेंगे, कभी आप बस लेंगे, वैन लेंगे जब फैमिली के साथ जाना है। और ये सर्विस हम 109 सिटीज़ में देते हैं अक्रॉस इंडिया, और 30 से ज़्यादा देशों में देते हैं, ओवरसीज़ में भी। और इसमें टिपिकली हमारे क्लाइंट जो होते हैं वो कॉर्पोरेट्स होते हैं, फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स वगैरह होते हैं, वेडिंग प्लानर्स होते हैं, और फिर इंडिविजुअल्स होते हैं। दूसरा जो फ्लेवर है बिज़नेस का वो है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का, ETS कहते हैं जिसको हम। उसमें बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके काफ़ी बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एक होम पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और इसमें हमारी मेजर क्लाइंटेल है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, ITS कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। और ये बिज़नेस हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है 10 शहरों में, जहाँ पे कि ये कंपनीज़ भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। तो अभी के हिसाब से रेवेन्यू शेयर कितना है दोनों कंपनियों, दोनों बिजनेसेस का, प्लस क्या मार्जिन को आप कैरी कर रहे हो, मतलब पिछले 2 से 3 सालों में स्टेबल मार्जिन जो है कंपनी के, और गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करके चले हैं FY25 के लिए? तो जब से हमारा दोनों काम हम कर रहे हैं पिछले 25 साल से, तो ऑलमोस्ट इक्वली चलता रहा है। पिछले साल हमारा एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन का शेयर करीब 63% था और 37% था शॉफर्ड कार रेंटल सर्विसेज का शेयर। जहाँ तक कि मार्जिन की बात है, जो हमारा पैट रहा है, पिछले साल का पैट करीब 11% था, उससे पिछले साल का पैट करीब 10 पॉइंट समथिंग % था। तो अभी के हिसाब से जो आपका मेजर बिजनेस है वो असेट लाइट है, 1, क्योंकि आप जो गाड़ियाँ रखते हैं वो खुद की ओन्ड है फ्लीट आपका, या आप आउटसोर्स करके रखते हैं? दूसरा जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, अगर ज्योग्राफी वाइज देखें तो किस तरफ से आप रेवेन्यू मेजरली गार्नर करते हैं?
तो हमारा एक एसेट लाइट मॉडल है जिसमें कि हम अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं वो 5 से 10% ही होती हैं, बाकी सारी गाड़ियाँ आउटसोर्स हमारे वेंडर्स के थ्रू होती हैं, जिसमें कि ड्राइवर कम ओनर्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल गाड़ी के ओनर के वेंडर भी हो सकते हैं। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो ब्रेकअप था रेवेन्यू वाइज जोग्राफिकल हाँ, तो हाँ जोग्राफिकली काफ़ी इक्विटेबली स्प्रेड आउट है। अगर आप देखें तो मेजर सिटीज़ के अंदर मैक्सिमम बिजनेस है हमारा जो कि इक्विटेबली स्प्रेड आउट है। चाहे आप बेंगलोर देखें जो एक लीडिंग सेंटर है हमारे लिए, गुड़गांव है, मुंबई है, पुणे है, उसके बाद फिर हैदराबाद आता है, चेन्नई आता है, नोएडा आता है, कोलकाता आता है। इन शहरों में 80% से ज़्यादा का जो टॉप 12 सिटीज़ है उसके अंदर काम स्प्रेड आउट रहता है। ओके, चलो राजेश जी, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए। जल्दी लिस्टिंग भी होगी, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, स्टूडियो आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार तमाम डिटेल फिर से आपके सामने आईपीओ की आएंगी कि आज से आईपीओ आपको खुला हुआ दिखाई पड़ेगा। 30 तारीख तक के लिए आईपीओ रहेगा और 318 से 334 रुपये का प्राइस बैंड है। 601 करोड़ रुपए का जो इशू साइज़ है जिसमें ओएफएस की तरफ से प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं। 98% के आसपास का प्रमोटर का हिस्सा था जो कि इशू के बाद 68% पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो ओवरहैंग भी नहीं है जो प्रमोटर का और एक्स्ट्रा ऑफलोड होने का आने वाले समय में देखने को मिले। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स अपने रिकॉर्ड स्तरों के करीब ही कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, लेड बाय आईटी। ऑफ कोर्स आज बढ़िया तेजी वहां पर देखने को भी मिल रही है। लेकिन कुछ और अहम खबरों में दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया को बैंक गारंटी की शर्तों में ढील देने के लिए वित्त मंत्री से राय मांगी है। कंपनी ने करीब 24,750 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने पर छूट देने की मांग की है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते असीम अंजंदा के पास। तो असीम, ये अपडेट आ रहा था कि शायद 24,750 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक गारंटी के ऊपर थोड़ी सी छूट आते हुए दिखाई पड़े। कल सेकंड हाफ में खबर भी आई थी, क्या डिटेल है आपके पास? सुमित, पिछले महीने जो वोडाफोन आइडिया उसने दूरसंचार विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हमारी बैंक गारंटी जो है वो सितंबर और अक्टूबर में ड्यू हो रही है और करीबन 35,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी है। हम भी इसको चाहते हैं कि सरकार इसको हमको छूट दे और हमको ये बैंक गारंटी जमा ना करानी पड़े। तो जब मैं सूत्र बता रहे हैं कि अब दूरसंचार विभाग ने इससे वित्त मंत्रालय की राय मांगी है। अगर वित्त मंत्रालय इसको मंजूरी दे देता है तो सरकार बहुत जल्दी कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी लेगी। ये भी बता दूं कि जो नीलामी की शर्तें हैं अगर उसमें किसी भी तरह का रिलैक्स करना है तो इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। तो बिना कैबिनेट की मंजूरी के इसको अप्रूव नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये कि इसका फायदा बाकी ऑपरेटरों को भी मिलेगा, एयरटेल को भी मिलेगा और वोडाफोन आइडिया के साथ साथ रिलायंस जियो को भी मिलेगा। तीनों ऑपरेटर्स को इसका फायदा मिलेगा। तो अभी जैसे ही वित्त मंत्रालय, क्योंकि पहली जो किस्त है कंपनी की वो सितंबर 22 के आसपास ड्यू हो रही है, तो ठीक उससे पहले सरकार को इसके ऊपर फैसला लेना है, कैबिनेट से इसका अप्रूवल लेना है। तो बहुत जल्दी आप यहाँ पर एक रिलैक्सेशन कंपनी के लिए या बाकी कंपनियों के लिए आ सकते हैं जहां पर कंपनियों को बैंक गारंटी के अंदर थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो शायद रिलीफ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऐसी कुछ डिटेल आपको असीम बता भी रहे हैं। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आगे भी इस पर कुछ और अपडेट आता है तो आपसे हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। ये हफ्ते तीसरा सत्र आ चुका है। इस सत्र में अब तक किस तरह की सिचुएशन है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का अपडेट कैसा है, क्योंकि सो फार तो नेगेटिव रिटर्न चल रहा था एक खिलाड़ी का। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन आती है ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे खिलाड़ियों के अपडेट पर भी। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आते हुए दिखाई पड़ रही है कि कैबिनेट ने आज 10 इंडस्ट्रियल पार्क्स को अप्रूवल दे दिया है और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये मंजूरी आते हुए दिखाई पड़ी है। अभी अभी एक खबर ये लक्ष्मण जी की सौजन्य से हमारे पास आते हुए दिखाई पड़ रही है। लक्ष्मण जी मौजूद भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण जी, ये 10 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल पार्क्स को अप्रूवल आया है, क्या है तमाम डिटेल? देखिए, दरअसल अब से कुछ ही मिनटों पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और उसमें करीब 10 से ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अभी औपचारिक जानकारी आना बाकी है। करीब 10 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री के लिए एक क्लस्टर बनाया जाएगा। उस क्लस्टर पे वहां पे आपको एक
ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, यानी बेहतर सड़कें हों, पानी की सुविधा हो, बाकी हाईवेज हों, ये सारे ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाएगा। और इसके लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, शुरुआती ड्राफ्ट में प्रस्ताव 28,000 करोड़ रुपए का था, हो सकता है उसमें कुछ तब्दीली हो जो संकेत मिल रहे हैं, तो करीब 20 से 25,000 करोड़ रुपए का ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। उसका मुख्य मकसद ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, उससे जो सामान बने उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके, तो एक्सपोर्ट में भी इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होंगे, इससे आपको रोजगार के भी ज्यादा मौके पैदा होंगे। तो इन सबको देखते हुए ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। करीब 13 प्रोजेक्ट की पहचान की गई थी, उसमें से समझा जा रहा है कि 10 को यहाँ पे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आपको बिहार, ये सारे राज्य यहाँ पे शामिल है। हरियाणा भी शायद शामिल हो, लेकिन चुनाव चल रहा है, चुनाव की घोषणा हो गई है, तो शायद उसका औपचारिक ऐलान यहाँ पे ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आगे भी इस पर और डिटेल लेंगे जैसी औपचारिक घोषणा होती है वैसे ही। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर हमें सबसे पहले बताने के लिए कि 10 इंडस्ट्रियल पार्क को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी आते हुए दिखाई पड़ी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले जरा खिलाड़ियों के अपडेट भी देख लेते हैं। इस हफ्ते IDBI कैपिटल के ब्रिजेश आयल, साथ ही साथ कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप हुचंदानी बीच मुकाबला है। सो फार प्रदीप लीड कर रहे थे 7.5-8% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, और नेगेटिव रिटर्न था प्रशांत का। 4% नेगेटिव रिटर्न है प्रशांत का, 7% रिटर्न है पॉजिटिव प्रदीप का, और 1.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है ब्रिजेश का। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज नोयर कंपनी बातचीत करेंगे हम ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के CMD अमित रमानी सर से। छोटे से ब्रेक के उस पार तमाम डिटेल्स को लेकर। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।